नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का दूसरा अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर की रचना का अध्ययन कर रहे थे। कमलेश्वर ने ये एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है। तो इसमें हमने देखा, जैसा कि इस निबंध का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा हुए थे। 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तब दिल्ली में बहुत से अंग्रेज़ शासकों की मूर्तियां लगाई गई थी। उन मूर्तियों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति भी लगाई गई थी। लेकिन 23 मार्च यानी शहीद दिवस को कुछ भारतीय देशभक्त नवयुवकों ने यह कहकर उस मूर्ति की नाक को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया कि यह तो अंग्रेज शासकों के मूर्तियां हैं, यहाँ पर भारतीय महापुरुष हैं, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जानी चाहिए। इस अंग्रेज़ों की मूर्तियों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके थोड़े समय बाद में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत की यात्रा पर वे आई थी। तो उस समय की घटना का व्यंग्यात्मक लेख यहाँ पर लिखा है। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि नई दिल्ली में देखते देखते कायापलट होने लगा। नई दिल्ली का कायापलट होने का मतलब नई दिल्ली का पूरी तरह से परिवर्तन होने लगा। उसमें इमारतें नई बना दी, रंग रोगन करवा दिया इमारतों को, सड़कें नई बनवा दी, सब जगह साफ़ सफाई कर दी। तो इस प्रकार का नई दिल्ली में परिवर्तन हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, सामने थी। क्या मुश्किल थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। देखो पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या कह रहे हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था, कि जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो सब कुछ थी दिल्ली में। नहीं थी तो सब कुछ होता जा रहा था। उस जो परिवर्तन चाहिए था वह परिवर्तन, जैसे रोड नई बनानी है कि और कोई रंग रोगन करवाना है, तो वह कार्य वे हो रहे थे और सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी कि ये इतने समय तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये पूछ सकते हैं, वाक्य का आशय स्पष्ट करो। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। वाक्य का आशय स्पष्ट करो। तो इसका अर्थ है कि नई दिल्ली में सब था, नाक नहीं थी। तो नाक कटना यहाँ पर अपमान का प्रतीक है। सम्मान, नाक सम्मान का प्रतीक होती है, नाक कटना अपमान का प्रतीक है। तो नाक नहीं थी मतलब नई दिल्ली में महारानी के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही थी, लेकिन लोगों के मन में, देशवासियों के मन में उनके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं थी। नाक नहीं थी मतलब उनके लिए कोई सम्मान की भावना नहीं थी। तो यहाँ पर नाक का क्या अर्थ है? सम्मान। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात नई दिल्ली में सब कुछ व्यवस्थाएं सुनियोजित तरीके से हो रही थी, लेकिन लोगों के मन में, देशवासियों के मन में इंग्लैंड की महारानी के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। यानी इस नाक से जुड़े हुए समाचारों से संबंधित बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब देखो ये बात मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देना दोबारा, कि बहुत आंदोलन हुए कि नाक लगानी चाहिए या टूट रही है नाक तो टूटी रहने दी जाए। तो इस बात पर सरकारी नौकरशाह है
और जो देश के लोग हैं उसमें आपस में खूब वाद विवाद हुआ, कुछ बहस भी हुई। इससे संबंधित समाचारों में, अखबार में खबरें भी प्रकाशित की गई। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। देखो, कोई भी आंदोलन हो उसमें लोग कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं और ज़्यादातर चुप रहते हैं। जैसा कि आप देख लो, आपने नई दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। किसान वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग तो उस किसानों के साथ हैं कि हाँ, किसान सही है, अपनी उसकी मांगे जायज़ हैं, उनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए। कुछ लोग उनके विपक्ष में हैं जो ज़्यादातर भाषण देते रहते हैं कि ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो गुंडे हैं, किसानों का तो बहुत भला हो रहा है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो कुछ उनके उस आंदोलन के विपक्ष में हैं। और ज़्यादातर हम सब, जिसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, ज़्यादातर लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो ऐसा हर आंदोलन में ही होता है। तो उसी समय जो आंदोलन हुआ उसमें भी कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर खामोश थे। आगे एक पंक्ति और रखिए, देखो, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। क्या मतलब हुआ कि जो दोनों ही पक्ष के लोग थे वे ये मानते थे कि जो खामोश है ना वो हमारी तरफ है, कुछ नहीं बोल रहे ना, इसका मतलब है वे हमारे पक्ष में हैं, आंदोलन के पक्ष में हैं। और जो आंदोलन के विपक्ष में होते हैं वे ये मानते कि जो खामोश हैं वे आंदोलन के विपक्ष में हैं। यदि आपके साथ होते तो आपके साथ आकर के बैठते। तो जो खामोश रहते हैं उनको दोनों तरफ मान लिया जाता है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, मतलब जगह जगह ऐसी मूर्तियाँ लगी थी जो ब्रिटिश मान सम्मान का प्रतीक थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट किसे बोलते हैं? मूर्ति को लाट बोलते हैं, मूर्ति को। लाट का अर्थ होता है मूर्ति। गुरिल्ला युद्ध मतलब एक बार धावा करके, आक्रमण करके गायब हो जाना। तो इस प्रकार की मूर्तियों के विरुद्ध खूब आंदोलन भी हुए, छोटे छोटे मोटे विरोध भी प्रदर्शन हुए। उस विरोध प्रदर्शनों का ही यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध नाम दिया गया है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट दिल्ली में है, कि सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी वहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी वह मूर्ति वहाँ पर रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर खूब बहस हुई, आंदोलन हुआ, लेकिन वह हटी नहीं, वहीं रही। वहाँ पर पहरेदार लगा दिया कि कोई इसको मूर्ति को क्षतिग्रस्त न कर दे, इसको कोई नुकसान न पहुँचाए। लेकिन पहरेदार तैनात होते हुए भी उस मूर्ति की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, मतलब रानी आए और उनके सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न हो, अर्थात रानी आए और उनका बड़े शान शौकत से स्वागत सम्मान न किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, हलचलें। देश के खैरख्वाह मतलब भलाई चाहने वाले की एक मीटिंग बुलाई गई, यानी बड़े नेताओं की, बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला, ये बात पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अगर इनका कोई सम्मान नहीं है तो हमारा भी कोई सम्मान नहीं होगा। अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति का कोई सम्मान नहीं कर रहा ना तो हमारा भी कोई सम्मान नहीं करेगा। ये बात किसका प्रतीक है? यह बात अंग्रेजी हुकूमत के, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो औपनिवेश की समय था, उनके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति ये गुलाम मानसिकता के उदाहरण है। ये बात किसका उदाहरण है? अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम होने का उदाहरण है कि भारतीय आज़ाद हो गए थे लेकिन मन से अभी भी अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे। वे ये सोच रहे थे कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, अर्थात इनका कोई सम्मान नहीं करेगा तो हमारा भी कोई सम्मान नहीं करेगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मशवरे मतलब आपस में बातचीत हुई, दिमाग खरोचे गए, दिमाग खर्च किए गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है।
यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। कलाकार था मतलब देशभक्त था, वह भी चाहता था कि इस मूर्ति के नाक नहीं लगे, लेकिन पैसे से थोड़ा लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों तो जो हुक्म देने वाले होते हैं, जो अधिकारी हैं, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास, जिनके होश उड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट, ये मूर्ति कब और कहाँ बनी। इस लाट के लिए, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से गया था। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति के लिए नाक लग जाएगी, दूसरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या की नहीं है इसमें। इसके लिए बस मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। एक तो ये कब बनी, कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। 3 बातों की जानकारी दो कि ये कब बनी थी, कहाँ बनी, और इसके लिए जो पत्थर काम में लिया गया इस मूर्ति को बनाने के लिए, वह पत्थर कहाँ से लाया गया था। देखो इसमें भी व्यंग करेंगे आगे। देखो, सब हुक्कामों ने, यानी जो आदेश देने वाले उन्होंने एक दूसरे की तरफ ताका। जैसा कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में होता है, कोई भी कार्य हो सरकारी, तो उसके लिए वे अपने ऊपर जवाबदेही नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं, उस कार्य की जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी किसी को कुछ पता नहीं है। वो कहो तुम बताओ, वह कह रहा है कि तुम बताओ, ये वह कह रहा है कि उसे पता होना चाहिए, वो कहे उसे नहीं, उसे पता होना चाहिए। तो जैसे कि सरकारी कार्यालय में होता है, इस बात का भी इन्हें पता नहीं है कि ये मूर्ति कब, कहाँ और कौन से पत्थर से बनी थी। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क बाबू को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग किसे बोलते हैं, जो पूरा महत्व की, जो प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं का सार संभाल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं, उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व विभाग की एक फाइलों के पेटे चीरे गए, यानी फाइलें खोली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, यानी मेरी गलती है वह माफ़ करो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी जो फाइल है ना, सब कुछ उनमें हजम हो गया, मतलब उनमें ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। किसी भी फाइल में कोई भी इसके प्रति कोई भी जरूरी जानकारी है वह नहीं मिल पा रही है। देखो ये जो कमेटी बैठी थी ना, मीटिंग बैठी थी ना, उस मीटिंग का एक दृश्य है। आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये जो इधर बैठा है ये कलाकार है, मूर्तिकार है, और इधर जो सरकारी हुकाम, सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, ये सब इसके प्रति इसको देख रहे हैं कि सब मूर्ति के नाक लगाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया कि जैसे भी हो ये काम होना है, और इस नाक का दारोमदार, यानी पूरी जिम्मेदारी, पूरा कार्यभार आप पर ही है। देखो यहाँ पर भी व्यंग किया गया है। जैसा कि कोई भी घटना हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, तो उस घटना के लिए एक कमेटी बना देते हैं कि ये पूरी जानकारी, पूरी खोजबीन, पूरी जांच ये कमेटी करेगी, और ये कमेटी ही तय करेगी कि ये मूर्ति कब, कहाँ और कौन से पत्थर से बनी है। हालांकि ऐसी कमेटियों का नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वे अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहते हैं। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया, ये जो बात थी ना उसका हल कर दिया। फिर बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, यानी उनकी सांस में सांस आई। जान में जान मतलब उनको थोड़ा सांत्वना मिली, थोड़ा ढाढ़स, दिलासा उन्हें मिली कि हाँ चलो ये मसला तो हल हो जाएगा, ये समस्या तो है, इस समस्या का हल हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? मूर्तिकार ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कि कौन सी ये पत्थर कौन से पहाड़ से लिया गया है, तो कोई बात नहीं है, मैं हर पहाड़ पर जाऊँगा
यानी जैसे कि सरकारी कार्यालय में कोई भी काम करने का जो तरीका होता है उस तरीके से नहीं करते हैं, उसको घुमा फिरा करके उस कार्य को इतना लंबा चौड़ा बना देते हैं कि जो 100 रुपये में काम होने वाला हो वह 10,000 रुपये में काम होता है। तो इसी प्रकार कहा कि ठीक है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हर पहाड़ पर जाऊँगा और ऐसा ही पत्थर खोज करके लाऊंगा। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। जैसा कि भाषण देते हैं वैसे ही उसने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। लंबा चौड़ा का मतलब है कि जो जैसे फेंकते हैं लंबी लंबी, वैसे ही उसने फेंक दी कि भारत के पास सब कुछ है, इसका ये है वो है, हमें सब कुछ कर सकते हैं, भारत विश्व गुरु है, ये भारत में ऐसा कोई सा खनिज पदार्थ नहीं है, कोई सा पत्थर नहीं है जो भारत में नहीं मिलता है, सब कुछ भारत में मिलता है, हमें मेहनत करनी होगी, मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना हमें होगा, हम विश्व गुरु कहला जाएंगे। ये मतलब जैसे कि भाषण देते हैं वैसे ही ये भी हुकाम, ये भी सभापति हैं उस सभा के, उन्होंने कहा कि सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये छोटा सा भाषण फॉरेन अखबारों में छप गया। तो ये जो सभापति ने घोषणा की वह घोषणा भी अखबारों में प्रकाशित हो गई। चलो तो अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन कल करेंगे। धन्यवाद।